हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएसआर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। इसके अर्थ को जानते हैं। पर्सनालिटी पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन समय में बाहरी रूप को व्यक्तित्व माना जाता था, जिसको हम लोग पर्सनालिटी बोलते थे। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का तथ्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व का प्रमुख वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। शरीर की रचना के आधार पे पहला, इसको किसने दिया? क्रेचमर ने दिया। पिकनिक यानी जो गोल और नाटे होते हैं उनको हम लोग पिकनिक बोलते हैं। एथेस्थेनिक मतलब दुबले और एथलेटिक मतलब मजबूत। ये शरीर की रचना के आधार पे है। दूसरा दूसरा भी शरीर रचना के आधार पर है, जिसको सेल्डन ने दिया है। उनके हिसाब से पहला होते हैं, पहली पर्सनालिटी जो होती है एंडोमार्फिक, जो कि कोमल और गोल होते हैं। दूसरा होता है मेसोमार्फिक, जो कि पुष्ट होते हैं, हिष्ट-पुष्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरे होते हैं एक्टोमार्फिक, जो कि बहुत नाजुक होते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक आधार पर, जिसको युंग या जुंग ने बताया है पर्सनालिटी के बारे में। इसमें पहले होते हैं, किस टाइप पर्सनालिटी वाले होते हैं? अंतर्मुखी। इनकी क्या खासियत होती है? एकांत प्रिय होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। इस पर्सनालिटी के अंतर्गत लेखक और दार्शनिक आते हैं। दूसरा हमारा कौन-सा पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व है, किस टाइप के होते हैं? वो लोग बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी में क्या होते हैं? ये ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, जैसे नेता और अभिनेता। और तीसरा होता है उभयमुखी, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। उन्हें हम लोग उभयमुखी कहते हैं, जैसे कि मैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। पहला है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जिसको किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने इसमें 3 चीज़ बताई। पहला इदम यानी इड। इड क्या होता है? इदम मतलब सुखवादी, राक्षसी प्रवृत्ति वाले और तुरंत इच्छा पूर्ति। दूसरे होते हैं अहम यानी ईगो, वास्तविक जगत से जुड़ाव रहता है, इदम और परम अहम के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं। और तीसरे होते हैं परम अहम यानी सुपर ईगो, आदर्शवादी होते हैं, नैतिकता रहती है, देवत्व प्रवृत्ति के होते हैं, यानी अच्छे इंसान होते हैं। इदम वाले क्या होते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। और परम अहम वाले क्या होते हैं? देवत्व प्रवृत्ति के होते हैं, देवता की प्रवृत्ति के होते हैं। अगला सिद्धांत है शील गुण। इसको दिया ऑलपॉट ने, कार्डिनल, केंद्री और गौड़। और कैटल ने 16 पीएफ बताए। पर्सनालिटी के 16 फैक्टर या पीएफ बताएं। अगला है मांग का सिद्धांत। इसको दिया था हेनरी मरे ने। इन्होंने 20 प्रकार की मानवीय मांग बताया। अगला है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां यानी असेसमेंट। व्यक्तित्व का मापन किन विधियों द्वारा होता है? इसमें पहला है प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव जिसको बोलते हैं। यह अचेतन मन को मापती है। इसके अंतर्गत टैट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध, इसको मार्गन व मरे ने दिया था। इसमें 31 कार्डों का प्रयोग किया गया। इसको बोलते हैं थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट। अगला होता है कैट, बालक अंतर्बोध। इसको किसने दिया? लियो पोल्ड बायलक ने। इन्होंने 10 जानवरों वाले कार्ड का प्रयोग किया। अगला है आईबीटी यानी स्याही धब्बा। इसको किसने किया था? हरमन रोरसा ने। इन्होंने 10 कार्ड का प्रयोग किया। दूसरी विधि है अप्रक्षेपी विधि, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रश्नावली, जिसको वुडवर्ड ने बताया। समाज मितीय, जिसको मोरेने ने बताया। तो ये पाठ के प्रमुख सारांश था, जिसको हमने फटाफट रिवीजन के तौर पे कर लिया। अब हम इस चैप्टर से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे एमसीक्यूज के रूप में। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अभी हमने पढ़ा, ये लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी। यह लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है, जिसे नाटक के पात्र पहनते थे। प्रश्न नंबर 2 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है, तो यह परिभाषा दिया था ऑलपॉट ने। जी.डब्ल्यू. ऑलपॉट की यह परिभाषा 1937 में दी गई थी, जो व्यक्तित्व की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक कमांडर कहलाता है? तो नैतिक कमांडर कहलाता है परम अहम यानी सुपर ईगो। सुपर ईगो बालक में नैतिकता और आदर्शों को विकसित करता है, जो गलत काम करने पर उसे रोकता है। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है?
जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? एकांत प्रिय और संकोची होते हैं। युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी भावनाओं को अंदर रखते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट में कुल कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है 31 कार्डों का प्रयोग। इसमें 30 कार्डों पर चित्र होते हैं और एक कार्ड खाली यानी ब्लैंक होता है, जिस पर कहानी लिखनी होती है। प्रश्न नंबर 6 है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा या किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति यानी डिफेंस मैकेनिज्म है? तो ये होता है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। जब व्यक्ति अपनी असफलता के पीछे कोई बहाना या तर्क देता है तो उसे युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लियोपोल्ड बायलक ने कैट परीक्षण का विकास किसके लिए किया था? तो ये किया था उन्होंने 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। चिल्ड्रेन एप्रिसिएप्शन टेस्ट, जिसको कैट बोलते हैं, इन्होंने इसमें 10 कार्ड का प्रयोग किया था, जिस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर रचना के आधार पर पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व किसने बताया? तो ये बताया था क्रेचमर ने। पिकनिक प्रकार के लोग कद में छोटे, गोल मटोल और खाने पीने के शौकीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉट टेस्ट में कितने कार्ड काले सफेद होते हैं? 5 कार्ड। हरमन रोसा के 10 कार्डों में से 5 बिल्कुल काले सफेद, 2 काले लाल और 3 बहुरंगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो ये किया था कैटल ने। आरबी कैटल ने व्यक्तित्व के 16 सील गुणों को मापने के लिए यह टेस्ट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रायड के अनुसार इदम यानी ईड किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है आनंद एवं सुख पर। इदम को अचेतन मन का स्वामी कहते हैं, यह तुरंत अपनी इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाज मिति यानी सोशियोमेट्री विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं जे.एल. मोरेनो। इस विधि द्वारा यह मापा जाता है कि समूह में किसी व्यक्ति को कितना पसंद या नापसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करने वाली सबसे अच्छी विधि है? तो ये होती है प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां जैसे टैट, रोरसाक व्यक्ति की छिपी हुई इच्छाओं और अचेतन मन को बाहर लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चे का अपने पिता के प्रति प्रेम और माता के प्रति ईर्ष्या फ्रायड के अनुसार क्या है? बच्चे का अपने पिता के प्रति प्रेम और माता के प्रति ईर्ष्या फ्रायड के अनुसार क्या है? तो ये है ओपी ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है, जबकि लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। प्रश्न नंबर 15 है, सील गुण ट्रेट्स से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का अस्थायी गुण। सील गुण व्यक्ति के व्यवहार की वह विशेषता है जो लगभग हर परिस्थिति में समान रहती है, जैसे ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व मापन की शब्द साहचर परीक्षण यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वैट विधि का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। गाल्टन ने 1879 में इसकी शुरुआत की थी, जिसे बाद में 1904 में कार्ल युंग ने विस्तृत और लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेल्डन के अनुसार मेसोमार्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो मेसोमार्फिक वाले व्यक्ति हष्ट पुष्ट और साहसी होते हैं। शेल्डन के मेसोमार्फिक व्यक्ति व्यक्ति क्रेचमर के एथलेटिक के समान होते हैं। इनका शरीर गठीला और स्वभाव निडर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष किसी निर्जीव वस्तु या दूसरे व्यक्ति पर डालता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ऑफिस में जैसे ऑफिस में बॉस से डांट खाने के बाद घर आकर बच्चों या पत्नी पर गुस्सा निकालना विस्थापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रा ग्रंथि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लड़कियों में। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में अपने पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम और माता के प्रति प्रतिद्वंदिता इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। यह किसका कथन है? आरवी कैटल का। कैटल का मानना था कि व्यक्तित्व एक मापने योग्य इकाई है जिससे व्यवहार की भविष्यवाणी संभव है। नंबर 21 है, व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो कुछ लोग लगाएंगे मैस्लो पर, जो कि गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर है हेनरी मरे।
हेनरी मरे ने 20 प्रकार की आवश्यकताओं यानी नीड्स को व्यक्तित्व का आधार माना था। ध्यान रहे, मैज्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम दिया था, मरे ने व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों पर अनेक रंग होते हैं? ये होते हैं 3 कार्डों पर। हरमन रोसा के 10 कार्डों में से 5 काले सफेद, 2 लाल काले और अंतिम 3 कार्ड बहुरंगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक छोटा बच्चा जो अपनी छोटी बहन के पैदा होने पर दोबारा बिस्तर गीला करने लगता है या अंगूठा चूसने लगता है, यह क्या है? तो इसको बोलते हैं प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्रतिगमन का अर्थ है पीछे लौटना। जब व्यक्ति तनाव में अपने बचपन की आदतों की ओर लौटता है तो उसे प्रतिगमन कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, व्यक्तित्व का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था अब्राहम मैस्लो ने। मैस्लो ने व्यक्तित्व को 5 स्तरों की मांगों जैसे शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और आत्मसिद्धि के रूप में समझाया। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदर्शवादी व्यक्तित्व का संबंध फ्रायड के किस संप्रत्यय से है? तो ये है परम अहम यानी सुपर ईगो। परम अहम समाज के नियमों और संस्कारों से बनता है, जो व्यक्ति को पूर्णतः नैतिक और आदर्शवादी बनाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? संवेगों और तरल पदार्थों के आधार पर। उन्होंने शरीर के 4 रसों जैसे पित्त, कफ आदि के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व की आत्मकथा विधि ऑटोबायोग्राफी कैसी विधि है? तो यह है आत्मनिष्ठ। कैसा है? आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का विवरण देता है, इसलिए इसमें व्यक्ति निष्ठता का प्रभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षतिपूर्ति का एक उदाहरण है? परीक्षा में फेल होने पर टीचर को दोष देना, एक कम लंबाई वाली लड़की का ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना, गुस्से को पी जाना, पढ़ाई छोड़कर खेल में लग जाना। तो क्षतिपूर्ति का उदाहरण है एक कम लंबाई वाली लड़की का ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना। जब व्यक्ति अपनी किसी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है तो उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रोरसा परीक्षण यानी आईबीटी में कार्डों का आकार कितना होता है? ये होता है 7 × 10 इंच यानी 7 × 10 इंच। यह एक तथ्यात्मक जानकारी है। हरमन रोरसा के कार्ड 7 × 10 इंच के आकार के होते हैं। और हमारा आखिरी प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड ने काम शक्ति यानी सेक्स एनर्जी को क्या नाम दिया है? इदम, लिबिडो, थ्रस्ट या ईगो? तो उन्होंने इसका नाम दिया है लिबिडो। फ्रायड के अनुसार लिबिडो वह मूल ऊर्जा है जो मनुष्य के विकास और व्यवहार को संचालित करती है। तो दोस्तों ये थे अध्याय 4 व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।